इंटरपोल ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि करणवीर सिंह इस वक्त पाकिस्तान में छिपा हुआ है। इंटरपोल की वेबसाइट के मुताबिक 38 साल का करणवीर पंजाब के कपूरथला का रहने वाला है। करणवीर पर आपराधिक साजिश रचने, हत्या, आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने, आर्म्स एक्ट सहित कई मामलों में केस दर्ज है। और इधर खालिस्तानी आतंकियों, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई के गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि यह संगठन देश में बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग करवाने की फिराक में था। वहीं खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के नए डॉजियर में बताया गया है कि कैसे वो देश के टुकड़े करवाना चाहता है। देखते हैं खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। दिसंबर 2022 में टारगेट किलिंग के तहत दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एक घर में राजकुमार नाम के शख्स की हत्या कर दी गई और गला काटते हुए उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर सोहेल और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला को भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने इसी साल हत्या के सिलसिले में आतंकी जगजीत सिंह जग्गा और नौशाद को गिरफ्तार किया था। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की और चार्जशीट में ये खुलासा किया कि किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के बीच गठजोड़ हुआ है और ये संगठन बड़े पैमाने पर भारत में टारगेट किलिंग करवाने की फिराक में थे। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें अर्शदीप और सोहेल ने कई हिंदू नेताओं और संघ से जुड़े लोगों की टारगेट किलिंग का आदेश दिया था, लेकिन सबसे पहले उन्हें एक हिंदू लड़के की हत्या कर हत्या के डेमो का वीडियो भेजना था। दोनों ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से राजकुमार नाम के शख्स को इसलिए अगवा किया क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल बना हुआ था। फिर भलसवा डेरी के किराए के मकान में उसकी गला काटकर हत्या का वीडियो बनाया और उसके शव के 8 टुकड़े कर फेंक दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी अर्शदीप डल्ला के डोजियर से खुलासा हुआ कि किस तरह से वो कनाडा में हाल ही में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर और सुक्खा दुनिके का बेहद करीबी है। इसके अलावा वो पाकिस्तान में हरविंद सिंह रिंदा और आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के लगातार संपर्क में हैं। भारत में उसके खिलाफ 25 मामले दर्ज हैं। वहीं खालिस्तानी आतंकी और अमेरिका से सिख फॉर जस्टिस संगठन चलाने वाला गुरु पतवंत सिंह पन्नू का सुरक्षा एजेंसियों ने एक नया डोजियर तैयार किया है। डोजियर के मुताबिक पन्नू भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है, धार्मिक आधार पर विभाजन चाहता है। वो देश के मुस्लिमों को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है जिसका नाम वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान रखना चाहता है। इसके अलावा वो कश्मीर के लोगों को भी रेडिकलाइज कर रहा है जिससे कश्मीर को भारत से अलग कर सके। डोजियर के मुताबिक पन्नू पर पूरे देश में 16 केस दर्ज हैं, जिसमें 9 केस यूएपीए यानी राष्ट्रद्रोह के तहत दर्ज हैं। ये केस दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में दर्ज हैं। उसे 7 जुलाई 2022 को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। वो इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को $2.5 मिलियन देने की घोषणा कर चुका है। उसने ऐसे पुलिसकर्मी को $1 मिलियन देने की घोषणा की जो 15 अगस्त 2021 को लाल किले पर तिरंगा लहराने से रोके। इसके अलावा कई बार वो ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे चुका है। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में उसने अपने गुर्गों के जरिए खालिस्तानी पोस्टर और झंडे लगवाने की कई बार कोशिश की। अलग अलग राज्यों में उसके कई गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं। पन्नू और अर्शदीप के अलावा खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह रोड़े, हरविंद सिंह रिंदा और लखवीर सिंह लांडा सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। भारत सरकार
डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए या दूसरे तरीकों से खालिस्तानी आतंकवादियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उनके OIC कार्ड भी कैंसिल किए जा रहे हैं। NIA और तमाम एजेंसियां उनके ठिकानों पर भारत में लगातार छापेमारी कर रही हैं। अब देखना होगा कि भारत सरकार के ये कदम खालिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए कितने प्रभावशाली होते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फैसला लिया है कि दिल्ली और NCR में 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटरों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ये पाबंदी अस्पतालों पर भी लागू रहेगी। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखते हैं। इस साल 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर दिल्ली NCR में प्रतिबंधित हो जाएंगे। इस बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान दिल्ली NCR में किसी भी तरह का डीजल जनरेटर नहीं चल पाएगा। पिछले साल जहां केवल इंडस्ट्रियल जनरेटर पर ही पाबंदी लगी थी, वहीं इस बार इमरजेंसी सेवाएं जैसे अस्पताल, बैंक, मेट्रो, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भी डीजल जनरेटर से बिजली सप्लाई नहीं की जा सकेगी। जो भी क्रिटिकल केयर सर्विसेज हैं, जो इमरजेंसी सेवा है। इस फैसले से दिल्ली NCR के अस्पताल संचालक और डॉक्टर परेशान हो गए हैं। उनका कहना है कि अचानक डीजल जेनसेट से PNG या बायोफ्यूल पर आना मुश्किल है। अगर तुरंत बैकअप नहीं मिला तो वेंटिलेटर और ICU सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं जनरेटर की या डीजल जनरेटर की, वो हमारे लिए चाहे हॉस्पिटल हो या कोई ऐसी जो सर्विसेज हैं जहाँ पे इमरजेंसी सेवा देना पड़ती हैं, वहाँ पे ये क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में आते हैं। क्रिटिकल इक्विपमेंट मतलब इसके बिना हॉस्पिटल आपका सर्वाइव नहीं कर सकता है। कोई हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट्स होती हैं, इसके अलावा वेंटिलेटर्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, पैरामेडिक OT में के अंदर केस चल रहा होता है। अगर सडनली लाइट जाती है और बैकअप नहीं है, आपके पास डीजल जनरेटर नहीं है, तो उस समय क्या होगा, वो पेशेंट की जान पे आ सकती है। मतलब पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, सीरियस हो सकता है, केसेस कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं और सडनली त्राहिमाम जैसी स्थिति अस्पतालों में आ सकती है। अभी तक इतने कम टाइम में इस डीजल जनरेटर को बायोमेडिकल फ्यूल पर शिफ्ट करना दिस इज इम्पॉसिबल। ये समस्या सिर्फ अस्पतालों की ही नहीं है। पूरे दिल्ली NCR की बहुमंजिला सोसाइटियों में रहने वाले लोग भी चिंता में हैं, क्योंकि यहाँ चलने वाली लिफ्ट भी डीजल जेनसेट से ही संचालित होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया में पावर कट बहुत ज़्यादा है और डीजी की वैसे भी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। अगर 3-4 घंटे तक बैकअप लेना हो, लिफ्ट में ARD की बैटरी वैसे भी कुछ सेकेंड चलती है। उसके बिना अगर कोई फंसता है तो उसका निकलना मुश्किल है। शायद फंस के पता नहीं क्या होगा उसके अंदर, मुझे नहीं पता। हमारी भी छोटी बच्ची है, अकेले आती है कभी कभी, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। जैसे पायरेस्टीरियम हो सकता है 1 घंटे के बाद मुझे पता चले। उधर उद्योग संगठन भी चिंता में है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर डीजल जनरेटर बैन किए जा रहे हैं तो 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। सोचिए कि आप लिफ्ट के अंदर अटक जाएं क्योंकि लाइट चली गई, डीजल जनसेट आप चला नहीं सकते 1 अक्टूबर से, तो क्या हो, आपका बच्चा फंस जाए। क्योंकि अब भी दिल्ली NCR में ज़्यादातर जो लिफ्ट हैं वो बैकअप डीजल जनसेट से लेती हैं और हॉस्पिटल्स में भी ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। तो फिलहाल कोशिशें हो रही हैं, अब लिखा जा रहा है, सरकारों को पूछा जा रहा है, तो उम्मीद जग रही है अस्पतालों को भी और आम लोगों की भी कि एसेंशियल सर्विसेज और लिफ्ट्स को इस पूरे फैसले से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।